हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 59। वर्कशीट नंबर 59 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम अवश्य लिखें। ये वर्कशीट है 23 नवंबर 2020 का। बच्चों, आज का वर्कशीट जो है वह क्या है? पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। यानी यह जो कार्यपत्रक दिया गया है इसे हमने पहले कर लिया है। और यह कार्यपत्रक किससे संबंधित है? तो यह कार्यपत्रक हमारा संबंधित है ल्हासा की ओर। तो बच्चों, ल्हासा की ओर यह यात्रा वृत्तांत है जो लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी यात्रा का वर्णन इसमें किया है। जब वह तिब्बत की यात्रा पे गए थे उसका वर्णन उन्होंने ल्हासा की ओर में किया है। बच्चों, अब हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में भी थोड़ा बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था पंदाहा में, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? उत्तर प्रदेश, जिला आजमगढ़ में। और इनका मूल नाम केदार पांडे। किनका मूल नाम है? तो यह मूल नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का। केदार पांडे इनका मूल नाम है। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके बाद से इनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? केदार पांडे। और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन कैसे पड़ा? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब यह श्रीलंका गए थे और वहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। तो चलिए बच्चों, अब हम कार्यपत्रक को पढ़ेंगे और साथ में इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। अब यहाँ देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान जो भी बातें, जो भी घटनाएं घटी उसका वर्णन कर रहे हैं। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा था? नेपाल से होते हुए तिब्बत जाया जाता था। उसके बाद कह रहे हैं कि फरी कलिंगपोंग यह एक रास्ता था जो तिब्बत जाने के लिए था, लेकिन जब तक यह रास्ता नहीं खुला हुआ था तब तक नेपाल और हिंदुस्तान से जो भी चीज़ें तिब्बत जाती थी वह नेपाल होते हुए ही तिब्बत पहुंचाई जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यानी नेपाल से होते हुए सैनिक भी जाया करते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब देखिए, जब राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत जा रहे थे नेपाल के रास्ते से होते हुए, तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा? बहुत सारी चौकियां जहां कौन रहते थे? तो चीनी सैनिक रहते थे। आजकल बहुत से फौज मकान गिर चुके हैं। पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे चीनी सैनिकों का क्या चौकियाँ नहीं हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। यानी बहुत सारी जगह जो हैं वह अब सुनसान सी है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ किसान लोग क्या करते हैं? खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो वह जगह कैसा दिखाई दे रहा है? आबाद। आबाद शब्द का अर्थ है हरा भरा। ऐसा ही परिपक्व एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। जब लेखक वहाँ गए तो वो वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब देखिए, यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यात्रा में कुछ तकलीफ़ें भी आती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आरामदायक भी होती है। तो यहाँ लेखक दोनों बातों का क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ जाति पाति
छुआछूत का सवाल ही नहीं था और न औरतें पर्दा ही करती थीं। यानी वहाँ जात पात में कोई भेदभाव नहीं था, सभी को एक समान समझा जाता था। लोग छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे और औरतें पर्दे में नहीं रहती थी, यानी उनको भी आज़ादी थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। अब लोगों को डर लगता था कि जो बहुत ही निम्न तबके के लोग हैं, जो भिखमंगे हैं, गरीब हैं, वह घर में घुसेंगे तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। इसी डर से वह उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। तो ये थी राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब इसमें दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकले? तो बच्चों, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकले? तो लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकले। दूसरा प्रश्न हमारा है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता चला? तो बच्चों, कैसे पता चला था? जगह जगह पे क्या थी? फौजी चौकियां थीं और किले थे। इससे लेखक को पता चला कि वह जो रास्ता है वह सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि फौजी चौकियां भी थी वहाँ पे और किले भी थे। तो इससे लेखक को पता चला कि यह रास्ता जो है वह सैनिक रास्ता भी था। तीसरा प्रश्न हमारा है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तो अभी हमारे लेखक ने बताया कि यात्रा के दौरान क्या होता है, कुछ चीज़ें तकलीफदेह भी होती हैं तो कुछ चीज़ें आरामदेह भी होती हैं। तो क्या क्या बातें उसमें दी गई थी जो आरामदायक थी? तो देखिए, वहाँ सबसे पहले तिब्बत में जाति पाति का भेदभाव नहीं था, लोग जात पात नहीं मानते थे। उसके बाद वहाँ लोगों के बीच छुआछूत नहीं था और साथ ही स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं था, यानी स्त्रियां स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वह क्या थी? बहुत ही आराम की बातें थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? तो बच्चों, किस डर से नहीं आने देते थे? चोरी के डर से। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया? विस्तार से लिखिए। अब आपने भी कोई ना कोई यात्रा तो अवश्य की होगी, तो आप हमें बताइए कि यात्रा के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई और कहाँ आपको ऐसा लगा जैसे वह जगह बहुत ही आरामदायक है। यानी यात्रा के दौरान हमें कठिनाइयों का भी अनुभव होता है तो आराम का भी अनुभव होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने कभी भी कोई यात्रा की है तो आप हमें बताएं कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी कार्यपत्रक 59 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।